Welcome again students in my YouTube channel. Today we will study the law of demand. It is the third part of the theory of demand chapter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ मैं आपको 2 पॉइंट जो ऊपर लास्ट वीडियो में क्लियर नहीं हुए थे, कुछ बच्चों का कमेंट आया, मैं इसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ. जो मार्केट डिमांड फंक्शन था ये एज इट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जैसा है. तो इसके सारे के सारे जो फैक्टर है स्टार्टिंग वाले, ऑल द 5 1 2 3 4 5, ये तो ऑलरेडी मार्केट डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जैसे है. बट ये जो दो है लास्ट पॉइंट एन एंड वाई डी, तो एन रिप्रेजेंट फॉर पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ बायर एंड वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट था पॉपुलेशन साइज एंड नंबर, इसका मतलब अगर पॉपुलेशन आपकी बढ़ती घटती है तो डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ेगी. इसमें लास्ट में एक एग्जांपल दिया था, अगर फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो फीमेल से रिलेटेड जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. इसी तरीके से अगर बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो बच्चों से रिलेटेड टॉयज वगैरह अदर जो चीजें उनकी डिमांड बढ़ेगी. ठीक. सेकेंड पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होता है, मतलब सभी की इनकम में इंक्रीज होता है, तो डिमांड गुड्स और सर्विसेज की ज्यादा बढ़ती है. अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्विटेबल नहीं होता है तो डिमांड ओवरऑल कम होती है, मतलब उसमें जो पुअर है और पुअर हो जाता है, रिचर बिकम रिचर एंड पुअरर बिकम पुअरर. तो सिर्फ ये 2 पॉइंट मार्केट डिमांड में अपने पास मार्केट डिमांड फंक्शन में सेपरेट होते थे, तो बाकी इंडिविजुअल डिमांड जैसा है. नाउ वी विल स्टडी लॉ ऑफ डिमांड. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी टॉपिक है, बट स्टिल इतने साल होते हैं पढ़ाते हुए तब भी कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं मेरे ही सामने कि कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं. सो काइंडली स्टडी इट केयरफुली. वैसे ही मैं ऑलरेडी आपको इस बुक से जो पढ़ा रहा हूँ बहुत डीपली है. कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसके काफी सारे पार्ट बन गए, बट ये बहुत डीप होता है. लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ डिमांड. अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या था. इट इज वेरी सिंपल. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, कि जब अदर थिंग्स इक्वल रहेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय अदर थिंग्स? मतलब फैक्टर अदर देन प्राइस. अभी आपने डिमांड फंक्शन में देखा एक फैक्टर तो प्राइस होता है, बट देयर आर अदर फैक्टर ऑल्सो. रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, इनकम ऑफ बायर हो गया, पॉपुलेशन का साइज हो गया, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया है. ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी बीइंग इक्वल. तब क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. मतलब जैसे जैसे प्राइस कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता जाएगा, एज वाइज वर्सा. और इसका उल्टा, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी और प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी. इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस. तो इसका मतलब यहाँ इनवर्स रिलेशन हो जाएगा प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में. मतलब प्राइस ज्यादा होगी तो कम क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. ये बिल्कुल हमारे साथ रोज होता है. जब आप मार्केट जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट इज अ गुड एग्जांपल. जिस सब्जी का प्राइस कम होता है आप उसको तुरंत लेंगे, तो और जो महंगी होगी उसको आप अवॉइड करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. ठीक. तो ये इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी में. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अदर थिंग्स अपना अदर फैक्टर अदर देन प्राइस होगा. द टर्म अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इंप्लाइज दैट ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट. मतलब प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स है जो हमने मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पढ़े वो कांस्टेंट रहेंगे. ठीक. यहाँ बॉक्स दिया गया व्हाई आर गुड्स डिमांडेड. तो गुड्स को क्यों डिमांडेड किया जाता है ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अवर वांट. कोई भी चीज अगर वो हमारी वांट को सेटिस्फाइड करती है तो हम उसकी डिमांड करते हैं. तो यही पैराग्राफ में यहाँ लिखा गया है, उसको आप यूटिलिटी बोलते हैं. जो फोकस जोन में डिमांड के लॉ को शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया है. The law of demand states that other things remain constant. There is an inverse relationship between quantity demanded and on price of commodity. तो आप यहां से अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन देखो, लॉ ऑफ जो डिमांड है इसको हम शेड्यूल से डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं. लॉ ऑफ डिमांड मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल. यहां आपके पास डिमांड शेड्यूल है.
एक तरफ आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया गया है, QX क्वांटिटी डिमांडेड है। एज प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस आपका पहले 10 है, फिर 9 और 8 होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 100, 150, 200 होता है। क्या शो हो रहा है कि जैसे प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, और इसका ऑपोजिट भी होता है। अगर आप प्राइस बढ़ाने लगेंगे 10, 11, 12 तो इधर आप क्वांटिटी कम करेंगे। जैसे मैं आपके लिए यहां कर देता हूं इसी के साथ, थोड़ा सा जूम करके इसको। अब देखें आप, अगर मैंने इधर PX लिया, अगर मैं यहां करता हूं 10, फिर 11, फिर 12, तो इधर मेरे को QX क्या करना पड़ जाएगा, 100, 90 कर दिया, फिर मैंने इसको 80 कर दिया। ऐसे ही आगे जैसे ये हो जाएगा 15 कर दिया, तो मैंने यहाँ इसको 60 कर दिया। तो ये इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। दिस इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज सेम एक्सप्लेन्ड हियर, इस पैराग्राफ में इसी को एक्सप्लेन किया गया। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। The schedule shows that quantity demanded increase from 100 to 150. 100 से 150 हो जाता है, फिर 200 पे चला जाता है अगर प्राइस 10 से 9 होता है पर यूनिट। लाइकवाइज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज वो 150 से 200 हो जाता है जब प्राइस 9 से कम होकर 8 पे आ जाता है। ठीक, तो ये आपका शेड्यूल है, आप खुद अपना शेड्यूल बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। दिस इज द डायग्राम। OX एक्सेस पे आपने क्वांटिटी को लिया है एंड OY एक्सेस पे आपने प्राइस को लिया। अगर आपके पास क्वांटिटी प्राइस P1 है तो यहाँ पे Q1 क्वांटिटी डिमांडेड होगा। जैसे ही प्राइस आपका इंक्रीज होके P1 से P पे जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से कम होके Q पे आ जाता है। एंड दिस इज द ब्लू लाइन, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका डिमांड कर्व है। आप दोनों तरफ इसमें डी लिख सकते हैं, डिमांड कर्व को DD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो इसका स्लोप होगा कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। ये आपके पास नीचे बॉक्स में मेंशन है। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन इन फिगर 4, डिमांड कर्व D shows that demand of commodity X extend from OQ to OQ1, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 तक आगे सरक जाता है जब उसका प्राइस P से P1 कम हो जाता है। कमोडिटी X extend to OQ to OQ1 when its price fall from OP to OP1, जब इसका प्राइस OP से, पहले प्राइस OP था फिर कम होके OP1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 तक आगे चला गया। दिस इज सिंपल अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ अजम्पशन क्या होंगे, फैक्टर अदर देन जो प्राइस थे वो रिमेन कांस्टेंट, वही इसके अजम्पशन है। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है गुड्स पे कब लागू होता है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम, मतलब वो कांस्टेंट रहे, कोई चेंज नहीं है उनमें। हियर अदर थिंग्स रेफर टू द अदर फैक्टर other than on price of the commodity, thus other things remain constant mean, इनका मतलब क्या, फर्स्ट टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर ये कांस्टेंट रहना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर। थर्ड है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। फोर्थ है कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंस चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। तो ये क्या है पॉइंट जो आपने डिमांड फंक्शन में अदर देन प्राइस पढ़ा। डिमांड फंक्शन में पहला जो तो डिटर्मिनेंट था वो तो प्राइस था, तो वो डिमांड का जो प्राइस के साथ रिलेशन है वही लॉ ऑफ डिमांड है, बट अदर जो डिटर्मिनेंट थे वो कांस्टेंट रहने चाहिए। यहाँ बॉक्स में दिया गया, नोट अ पॉइंट हियर, अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड refer to all other determinants of demand other than on price of the commodity. These other determinants are assumed to remain constant. तो यहाँ बॉक्स में क्लियर हो गया कि जो डिमांड फंक्शन हमने पढ़ा उसका एक फैक्टर प्राइस और डिमांड का रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड है, जबकि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। फोर्थ के बाद ये जो पॉइंट थे, 4 पॉइंट आपके अजम्पशन में आ जाएंगे। Why do more of a good is purchased when its price fall? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांडेड क्यों होती है? और व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनका आंसर क्या होगा, लेट्स सी। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट दैट मोर इज परचेज्ड इन रेस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस।
कि ज्यादा चीजें खरीदी जाएंगी जब प्राइस कम होगी। दस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी में और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होगा एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। दिस मे बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। तो इसको आप फॉलोइंग फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने 11th में माइक्रो में पढ़ा था, तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से यू कैन ड्राइव द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, वहां पे क्या था कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, ये उसका इक्वेशन था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो जैसे ही प्राइस कम होती है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बढ़ जाता है, यूं आ जाता है, तो कंज्यूमर और ज्यादा उसको कंज्यूम करने लगता है, तो वापस वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता। तो अगर आपको ये देखना है एक बार दोबारा, तो आप ये यूट्यूब चैनल के 11th के इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जाके वहां इसको दोबारा देख सकते हैं, इसी चीज को जो आपने पढ़ा 11th के अभी प्रीवियस चैप्टर्स में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, according to this law, as consumption of a commodity increases, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing। जैसे आप सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। दैट इज वाई द कंज्यूमर डिमांडेड मोर ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस होते कम होते ही बढ़ जाती है। अकॉर्डिंगली फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस। अब वो हरदम लेस पे करना चाहता है और जैसी प्राइस कम होती है तो उसको वो मौका मिल जाता है कि लेस पे करके वो और ज्यादा कमोडिटी परचेज कर सकता है। सेकंड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ बायर चेंजेस। जैसे ही किसी चीज की प्राइस कम होती है ना, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल देन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, क्योंकि अब आप कम पैसे में ज्यादा चीजें खरीद सकते हो। सपोज करो पेट्रोल 80 रुपीज का 90 रुपीज लीटर आ रहा है, सडनली वो 70 रुपीज लीटर हो जाता है, तो आप उसको ज्यादा भरवा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो वही 90 का भरवाते थे, तो अब आपके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब उसका प्राइस कम हो चुका है, तो ये आपकी रियल इनकम को बढ़ा देता है। ये इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। विद अ फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस। ये लाइन आप नोट डाउन करेंगे। विद अ फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सपेंड। थर्ड रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। अब ये सब्स्टिट्यूट होती है, जैसे टी कॉफी सब्स्टिट्यूट है, आपने सब्स्टिट्यूट गुड पढ़ा है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड पढ़ा है। तो जब रिलेटिवली सब्स्टिट्यूट गुड सस्ती होती है तो हम उसको खरीदने लगते हैं। जैसे अगर कॉफी सस्ती हो जाती है तो कुछ लोग चाय पीना छोड़ के कॉफी पीने लग जाते हैं, ठीक। और अगर चाय सस्ती हो जाती है तो कॉफी छोड़ देंगे, चाय पे आ जाएंगे, चाय महंगी होगी तो कॉफी पे चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। दस व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल इट बिकम चीपर। तो अगर एक्स कोई कमोडिटी है उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग एक्स को ज्यादा खरीदेंगे इन रिलेशन टू कमोडिटी वाई। अब उसका कोई सब्स्टिट्यूट कमोडिटी वाई है, जैसे टी कॉफी लिया, अकॉर्डिंगली एक्स इज सब्स्टिट्यूट फॉर वाई, इट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो ये केस एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहेगा, क्योंकि ये प्राइस के कारण नहीं हुआ है। फॉर कमोडिटी एक्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल मेनी मोर बायर कैन अफोर्ड टू बाय इट। जैसे कोई चीज सस्ती होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रीवियस प्राइस पे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, नाउ दे कैन अफोर्ड। मैंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक एग्जाम्पल देते देखा था कि जो कुछ लास्ट ईयर थे 2014 के बाद जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को सस्ता किया गया, तो वहां हमारे मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाएगा। इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने हवाई यात्रा को अफोर्डेबल बनाया था लोगों के लिए। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा मतलब कि नाउ द ऑर्डिनरी पीपल कैन अफोर्ड टू ट्रेवल इन फ्लाइट्स। तो जैसे ही कोई चीज सस्ती होती है तो मैनी मोर पीपल क्रिएट द डिमांड बिकॉज नाउ दे कैन अफोर्ड इट एट द लोअर प्राइस।
तो ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट यूजेस। अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस। अब कुछ डिमांड, कुछ गुड्स सर्विसेज ऐसी होती है जिनका कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज फॉर मेकिंग कर्ड, चीज एंड बटर, टी, कॉफी बनाने में भी काम आता है। इफ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस, तो मिल्क की अगर प्राइस रिड्यूस होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके यूज बहुत सारे हैं। इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मिल्क एक्सपेंड, तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे, मैं रिपीट कर देना हूं। व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, एंड व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। दोनों के आंसर में आपको ये पॉइंट लिखे जा सकते हैं। 1, 2, पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेस। नाउ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? अब लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस एज वेल। देयर आर सम कमोडिटीज हुज डिमांड एक्सपेंड व्हेन देयर प्राइस राइज। तो मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद या एक्सेप्शन क्या है, ये वो केस है जब किसी चीज की प्राइस कम होने पे उसकी डिमांड बढ़ने की जगह उल्टा कम हो जाती है, ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाती है। तो ये कौन सी सिचुएशंस है? इन सच सिचुएशन द डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड। तो जनरली तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, पर एक्सेप्शन वाले केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। फॉलोइंग आर सम नोटेबल एक्सेप्शन। तो ये नीचे जो एक्सेप्शन दिए गए अपवाद, पहला आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए खरीदते, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, कार। अब कार की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि वो महंगी से महंगी कार जल्दी बिक रही है। अगर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चले तो सस्ती कारों की डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। गोल्ड की डिमांड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इतना महंगा है गोल्ड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलेन, सर्टेन गुड्स आर आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। गोल्ड की रिंग पहन के हम लोगों को दिखाते हैं कि हाँ ये गोल्ड का ऑर्नामेंट है। दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइस आर वेरी हाई। ये चीजें इसीलिए डिमांडेड है क्योंकि इनकी प्राइस ज्यादा है। इफ देयर प्राइस फॉल दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। ये डिस्टिंक्शन, अगर इन चीजों की प्राइस कम हो जाए तो फिर इनकी डिमांड गायब हो जाएगी। अगर आप गोल्ड को आयरन के रेट पे कर देंगे ना, देन नोबडी विल डिमांड फॉर द गोल्ड। एक्स यहाँ बॉक्स भी देख लेते हैं, एक्सपेक्शन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अजम्पशन। तो एक्सेप्शन को आप अजम्पशन न समझें। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू बी कंफ्यूज एक्सेप्शन विद द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन रेफर टू ओनली टू दोज रियर सिचुएशन वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल। मतलब एक्सेप्शन तो सिर्फ उन्हीं चीजों को बताता है रियरली जहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। एंड डिमांड विल श्रिंक। अगर इन जो चीजें हैं जिनकी डिमांड उनकी हाई प्राइस पे होती है, उनकी प्राइस लो कर देंगे तो इनकी डिमांड श्रिंक मतलब श्रिंक कम हो जाएगी। दस दीज गुड्स डिफाई द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चल जाती हैं। प्रीजियस डायमंड एंड विंटेज कार्स, महंगी कारें और डायमंड गोल्ड जैसी चीजें इसका एग्जाम्पल है, साइटेड एज एग्जाम्पल। सेकंड, गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स क्या होती हैं? गिफिन गुड्स जिन पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा। गिफिन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स है। अब इंफीरियर और सुपीरियर गुड्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता देता हूँ। एक बीड़ी और सिगरेट है। जैसे अगर एक गरीब आदमी बीड़ी पीता है, उसकी इनकम कम है, बट जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो सिगरेट पे आ जाता है। ठीक, तो ये इंफीरियर सुपीरियर गुड्स होंगे, शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट हुआ कि आपकी इनकम बढ़ने पे आपने बीड़ी को छोड़ के सिगरेट पीना चालू किया। एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स, अगर गिफिन गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। रीजन, क्योंकि अब आदमी उनको गिफिन गुड्स सोचने लगेगा कि ये तो तुच्छ वस्तु है। commodities falls, their demand also falls even when they happen to be relatively cheaper than other goods। जबकि ये दूसरी चीजों के कंपैरिजन में ज्यादा सस्ती हो गई है, फिर भी इनकी डिमांड कम हो जाती है। even when they happen to be relatively cheaper than other goods, this is popularly known as Giffen paradox। तो इसको गिफिन पैराडॉक्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज गिफिन पैराडॉक्स। तो गिफिन पैराडॉक्स में वो चीजें आती है जिन पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है,
कि when their price fall, then their demand also fall, even when they are relatively cheaper than other goods. तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होते हैं, तो इसको आप गिफिन पैराडॉक्स बोलेंगे. नंबर 3 है इरेशनल जजमेंट. इरेशनल जजमेंट इज अनदर रीजन. इरेशनल जजमेंट का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट द गुड्स जजिंग द गुड्स बाय इट्स प्राइस. अगर आप ऐसा सोचते हैं जो चीज महंगी है वो ज्यादा अच्छी होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. फिर तो आप जो चीज महंगी है उसी को प्रेफर करेंगे. ठीक, तो ये इरेशनल जजमेंट मतलब गलत जजमेंट होता है. लॉ ऑफ डिमांड फेल व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस. जब आप प्राइस से जज करने लगेंगे कि जो चीज महंगी है वो ज्यादा अच्छी है. It is an irrational judgment. Perhaps it is owing to the huge price difference between organic and non-organic product in the market. अब मार्केट में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं. अब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये ज्यादा महंगे क्यों होते हैं? ठीक, that richer section of the society considered organic products as of very high quality. अब रिचर सेक्शन ने सोच लिया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं, तो इनकी प्राइस ज्यादा होती है, तो भी इनकी वो डिमांड करता है. एक इरेशनल जजमेंट का एग्जांपल है. अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज प्रोडक्ट हैज टेंडेड टू राइज इवन व्हेन देयर प्राइस आर एक्सट्रीमली हाई. तो हाई प्राइस होने पे भी इनकी डिमांड कम नहीं होती है. तो ये इरेशनल जजमेंट हो सकता है हमारा. ऑर्डिनरी लाइफ में भी कई बार हम जाते हैं तो कई बार होता है कि ये ड्रेस महंगी है तो ये अच्छी होगी, कोई बढ़िया कंपनी का ब्रांड है, उसके शूज आ रहे हैं, तो वो जो 1000 या 2000 रुपीज के शूज आ जाते हैं वो 5000 10,000 तक जाते हैं. तो ये इरेशनल जजमेंट हो सकता है. नाउ कम टू द डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. तो जब लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है. तो ये जितने भी एक्सेप्शन थे लॉ ऑफ डिमांड के 3 थे. फर्स्ट अपना क्या था? आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, गिफिन गुड्स, इरेशनल जजमेंट. इन तीनों केस में लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग आएगा. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं OX क्वांटिटी को OX एक्सेस पे लिया गया है एंड प्राइस को OY पे, और जो डिमांड कर्व है DD अपवर्ड स्लोपिंग है. तो इसमें क्या होगा? एज प्राइस इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यह पॉजिटिव रिलेशन हो गया प्राइस एंड क्वांटिटी. बट रियल में प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी में लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इनवर्स रिलेशन होता है. बट इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में ये रिलेशन पॉजिटिव हो जाता है और डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा. तो यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका पैराग्राफ में दिया गया है. यू कैन रीड इट बाय जी. स्क्रीन को आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कि पहले आपका जो प्राइस था OP1 है, मैं समझा देता हूं. तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ1 है. जैसे ही प्राइस बढ़ के O से P2 तक हुआ है तो आपका क्वांटिटी भी प्राइस बढ़ने के साथ O से Q2 तक चला जाता है. तो ये आपके पास क्या हो जाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी is established in case of given goods or when goods are demanded simply because of their high price or when consumer judge the quality of commodity by price. तो ये तीनों आपके एक्सेप्शन या तो these are the exceptions. नेक्स्ट जो है अपने पास पॉइंट नंबर 6, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. देखो ये दो चीजें अपने पास ध्यान से देखना. पहला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, एंड चेंज इन डिमांड ये आपने पढ़ा है. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस होगा एंड चेंज इन डिमांड होगा फैक्टर अदर देन प्राइस. सेम इसी तरीके से मूवमेंट अलोंग द जो डिमांड कर्व है इट इज ड्यू टू प्राइस, PX में लिख देता हूं, एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस होगा. लेट्स अंडरस्टैंड ये फैक्ट्स क्या है. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू increase or decrease in the quantity purchase of commodity in response to decrease or increase in its own price. मतलब अगर प्राइस में डिक्रीज और इंक्रीज होता है तो इसके कारण से क्वांटिटी डिमांडेड में जो बढ़ोतरी होगी या जो कमी होगी उसको आप इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड बोल सकते हैं.
मैं दोबारा पढ़ देता हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू increase or decrease in quantity purchase of commodity in response to decrease or increase on its price. तो वो change in quantity demanded होगा, words पे जाना है. other things remain constant, तो other things का मतलब कि सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, अदर फैक्टर जो है फैक्टर अदर देन प्राइस वो कांस्टेंट रहेंगे. इट इज एक्सप्रेस थ्रू द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसको डायग्रामेटिक में प्रेजेंटेशन में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दिखाएंगे, मतलब डिमांड कर्व में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हुए इसको बताया जाएगा. अदर हैंड, चेंज इन डिमांड ऑन द अदर हैंड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी. अब चेंज इन डिमांड का मतलब है कि क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होना ड्यू टू रेस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. देखो अगर प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज आता है तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, बट जब अदर फैक्टर में बदलाव आने के कारण डिमांड बदलता है तब आप उसको क्या बोलेंगे, अदर देन जो फैक्टर है उस कारण से होने वाला, तो वहां आपके पास वो चेंज इन डिमांड हो जाएगा. इट इज एक्सप्रेस थ्रू शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा कैसे, जैसे ये डिमांड कर्व था, ये तो डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ये बैकवर्ड आ सकता है. ठीक, अब इस कंडीशन को पढ़ते हैं. फर्स्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब भी होगा तो वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा, क्योंकि ये सिर्फ ड्यू टू प्राइस होगा. व्हेन ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस अलोन क्वांटिटी डिमांडेड और कमोडिटी चेंजेस. केवल प्राइस बदलने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है. इट इज एक्सप्रेस बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व. तो ये सेम डिमांड कर्व के कर्व पे अलग अलग पॉइंट से बताएंगे. कैसे बताएंगे, ये देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं. मैंने पॉइंट लिया ये, तो यहाँ पे ये बन जाएगा. दूसरा पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे ये बन जाएगा थर्ड. तो जैसे जैसे डिफरेंट प्राइस होगी P1 P2, तो सेम क्वांटिटी हो जाएगा Q1 और Q2. इस तरीके से इसको बताया जाएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलेंगे. और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस. अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा. तो अगर प्राइस कम होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. अगर प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और ये ड्यू टू प्राइस होगा, इसको आप ना भूलें. ठीक, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ड्यू टू प्राइस में चेंज के कारण होगा. नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड. अब ये पता है इट इज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस होगा. इन दिस केस द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. अब इसमें क्या होगा, डिमांड कर्व या तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसको आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस when quantity demanded changes due to change in the factor other than on price. अब फैक्टर अदर देन प्राइस क्या होता है, जो आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा था उसमें आप शुरू वाले फैक्टर Px को हटा दें. ठीक, और बाकी जो भी आपके पास 5, 6, 7 जो भी फैक्टर बचे थे, इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर में तो प्राइस हटाने के बाद 4 डिटर्मिनेंट बचते हैं. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, प्रेफरेंस हो गया, इनकम हो गया, इस तरीके से करके. और मार्केट डिमांड फंक्शन में 2 एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं, पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक, ऑफ कमोडिटी सच एज चेंज इन इनकम, फैशन ड्यू टू चेंज इन दीज फैक्टर डिमांड फॉल्स. इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड. तो इसका मतलब अगर प्राइस के कारण डिमांड कम ज्यादा होती है तब तो आप एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्ड यूज करेंगे. बट डिमांड जब चेंज होता है फैक्टर अदर देन प्राइस, तो आप ये वर्ड यूज करेंगे डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड. याद रखना, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब भी डिमांड बढ़ना है और इंक्रीज इन डिमांड भी बढ़ना है, तो वो एक दूसरे गलत शब्द यूज कर लेते हैं. बट याद रखे, प्राइस के कारण एक्सटेंशन होगा. प्राइस कम होती है तो डिमांड एक्सटेंड होगा, प्राइस कम होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा. बट अगर अदर फैक्टर के कारण डिमांड बढ़ती घटती है तो वो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड होगा. फ्लो चार्ट देखते हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब आएगा,
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा। अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में दो तरीके से होगा, एक तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड बढ़ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड डिमांड कम हो सकता है। डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस कम होगा, तो एक्सटेंशन होगा, प्राइस बढ़ने पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। नीचे लिखा कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कॉज्ड बाय इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। चेंज इन डिमांड आता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा चेंज इन डिमांड में। अब इसमें क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है और फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है। इसके कॉजेज क्या होंगे? कॉजेज बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखें। नेक्स्ट पेज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? तो व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज कॉज्ड बाय चेंज इन ऑन प्राइस, तो वो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पहला एक्सटेंशन है, तो इसका शेड्यूल पढ़ लेते हैं। देखो प्राइस px आपको दिया हुआ है 5 देन 1 मतलब प्राइस कम हो जाता है, ठीक, 5 to 1, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 to 5 बढ़ गया, देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन मतलब प्राइस कम हुआ है तो डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो फॉल ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज इन क्वांटिटी, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ लें इसको स्क्रीन को पॉज करके। अब डायग्राम में इसको कैसे बताएंगे? ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, ओ वाई पे प्राइस बताया। तो जब प्राइस 5 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांडेड ये 1 रुपीज था, प्राइस 1 रुपीज हुआ तो 5 हो गया, तो एक्सटेंशन डिमांड का ए से बी तक एक्सटेंशन हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। सेम अगर प्राइस कम होगा तो बी से ए पे चला जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। या इसके लिए अलग डिमांड डायग्राम है और शेड्यूल है। आप देखें कॉन्ट्रैक्शन है, इसको भी डायरेक्ट मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ उसी को रिवर्स किया गया है, पहले प्राइस 1 से 5 किया गया, इंक्रीज हुआ प्राइस में, तो क्वांटिटी 5 to 1 कम हो गया है, मतलब फॉल इन क्वांटिटी राइज इन प्राइस। अब क्या होगा? सेम डायग्राम में एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो यहाँ पे ये दिया गया है। डायग्राम में आप देखें, पहले आपके पास क्या था? 1 रुपीज प्राइस था तो 1 पे 5 था, अब प्राइस बढ़ गया 5, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड आपका कम हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा रिवर्स, ठीक। बहुत सिंपल है, आप अपना भी इसमें शेड्यूल बना के देखें। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा? फैक्टर अदर देन प्राइस होगा, तो इसमें आप पहला अपना ले लें इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड कहता है व्हेन मोर ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज एज इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज नहीं होगा, एग्जिस्टिंग प्राइस पे होगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। बट अब जैसे सर्दी आ गई तो आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी, गर्मी आते आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि आइसक्रीम का प्राइस सेम है, 10 रुपए वाली 10 में मिलती है, 50 वाली 50 में। It is a situation of increase in demand. In other words, increase in demand occur when quantity demanded of commodity increases because of the factor other than on price of commodity. It is illustrated by table 6 and figure 8. देखते हैं टेबल 6 है। अब प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइस इज 10, दोनों बार 10 है, बट अब क्वांटिटी 20 से 30 हुआ। अब सपोज कर लो सर्दी में आइसक्रीम की प्राइस 10 है और गर्मी में भी 10 है, तो सर्दी में आइसक्रीम की डिमांड 20 है तो गर्मी आते ही बढ़ के 30 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही स्वेटर का डिमांड सर्दी में ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे जब आप इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि जब प्राइस फर्स्ट टाइम 10 रुपीज था तो ये ब्लू कलर से इसका डिमांड कर बताया गया, बट क्योंकि यहाँ 20 का डिमांड था, देखें ये 20, बट सेम प्राइस पे जब डिमांड बढ़ जाता है फैक्टर अदर देन प्राइस, तो वो 30 हुआ तो ये डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा सेम प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डी से D1 पे चला गया डिमांड कर। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं डिक्रीज, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको देखते हैं। टेबल 6 एंड फिगर 8 shows that when price of good X is 10 per unit, तो 20 का डिमांड था, इवन व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट कंज्यूमर स्टार्ट डिमांडिंग 30 यूनिट, सेम प्राइस पे, क्योंकि या तो उसका इनकम बढ़ गया, ये टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ गया है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट है, या फिर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कोई भी इफेक्ट हो, इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन देयर इनकम भी हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो।
in favor of the commodity or other such factors. It is important to note that increase in demand is indicated by a shift in demand curve. तो इस तरीके से जब डिमांड में इंक्रीज होता है तो ये और डिक्रीज भी होगा तो उसको डिमांड कर्व के शिफ्ट से दिखाया जाएगा. तो अगर डिमांड इंक्रीज होता है फैक्टर अदर देन प्राइस तो उसको राइटवर्ड शिफ्ट बताएंगे एंड कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलेंगे इन डिमांड कर्व, जो कि यहां आपको ऊपर डायग्राम में बताया गया है. डी से D1 वो ब्लू से ग्रीन पे गया है. Figure 8 shows demand curve shift from D1 to D2 when the consumer decide to buy 30 unit instead of 20. जब वो 20 से 30 यूनिट लेता है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट एट ₹10. तो ये क्लियर हो गया होगा. अब कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है ये देखते हैं. अब डिमांड में इंक्रीज होने के कॉज क्या, बहुत सिंपल है. when income of the consumer increases, ये सारे फैक्टर अदर देन प्राइस है. सेकंड, when price of substitute good increases. थर्ड, when price of complementary good fall. तो ये सब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस को आप रिवाइज कर लें क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग होता है. फोर्थ है व्हेन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर. तो जो फैक्टर अदर देन प्राइस है जब वो फेवर में चेंज होते हैं ना तो वो डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड कर्व D1 से D2 फॉरवर्ड शिफ्ट होगा जैसा कि फिगर 8 में बताया. नंबर 5 है व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन नियर फ्यूचर. अगर कंज्यूमर को लगता है नियर फ्यूचर वो जो कमोडिटी है वो अवेलेबिलिटी उसकी मार्केट में नहीं होगी, वो नहीं मिलेगी तो अपन एडवांस में उसको लेते हैं. तो ये भी इंक्रीज इन डिमांड के जो कॉज हैं 5 हमने पढ़े हैं. अब आते हैं डिक्रीज इन डिमांड. इसका ऑपोजिट है व्हेन लेस ऑफ कमोडिटी इज परचेज at the existing price, it is a situation of decrease in demand. In other words, decrease in demand occur when quantity demanded of commodity decreases because of other factor other than on price of commodity. तो प्राइस सेम है बट अदर फैक्टर का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, वो फेवर के ऑपोजिट गए तो वो लेस होगी. जैसे आइसक्रीम गर्मी में डिमांड ज्यादा होता है, सर्दी आती कम होता है तो डिक्रीज इन डिमांड हो गया. यहाँ आप इसमें देखें शेड्यूल में प्राइस आपके पास 10 है पर यहाँ क्वांटिटी 30 to 20 हो जाता है. मतलब आइसक्रीम के केस में ये गर्मी से सर्दी का आना हुआ है ना कि अचानक गर्मी से सर्दी आई तो आइसक्रीम का डिमांड कम हुआ. अब सेम डायग्राम जो आपने ऊपर देखा था वैसा ये बढ़िया फॉरवर्ड शिफ्ट है. जो ब्लू लाइन है D1 है और ग्रीन D2 जो बैकवर्ड शिफ्ट को बताता है. पहले 10 रुपए पे 30 था फिर ये 20 हुआ तो ये डिक्रीज इन डिमांड हुआ. इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड जिसको बोलते हैं. डिस्क्रिप्शन है टेबल 7 एंड फिगर 9 शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 10 पर यूनिट है 30 यूनिट डिमांडेड है पहले, ये यहां दिखाया गया था. डिमांडेड इवन व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट कंज्यूमर डिसाइड टू बाय 20 यूनिट रादर देन 30. वो सेम प्राइस पे अचानक 20 यूनिट खरीदने लगता है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस. इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन देयर इनकम, या तो कंज्यूमर की इनकम कम है, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया है, फैशन का ट्रेंड चला गया है, मौसम में बदलाव हो गया है, सब्स्टिट्यूट गुड का इफेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इफेक्ट हो सकता है, पॉपुलेशन के साइज में चेंज हो सकता है, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे पॉइंट है. तो डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट. तो इस तरीके से जब डिमांड डिक्रीज होता है फैक्टर अदर देन प्राइस तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट बताया जाता है डिमांड कर्व को. एंड ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट, इसको बैकवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है डिमांड कर्व. फिगर 9 शोज डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D to D2 व्हेन द कंज्यूमर डिसाइड टू बाय ओनली 20 यूनिट इंस्टेड ऑफ 30. जैसे ऊपर वाले फिगर 9 में वो 30 की जगह जब वो 20 यूनिट परचेज करने लगता है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है अपने पास. ठीक. When on price of commodity remain constant, जब उसकी प्राइस, सॉरी स्क्रीन में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, वापस इस पॉइंट पे आते हैं. हाँ यस, तो ये 30 की जगह इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट एंड 10 रुपीज. नाउ कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉजेज है. सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड होगा, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल. ठीक. दूसरा है व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज,
व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस। ये बिल्कुल इंक्रीज इन डिमांड के जो कॉजेज थे ना उसका ऑपोजिट है। मतलब आपने इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेज याद कर लिए तो डिक्रीज वाले ऑटोमेटिक याद हो गए, क्योंकि उनको रिवर्स करके लिखना है। वहां पे क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में इंक्रीज था या डिक्रीज है, वहां कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में डिक्रीज था या इंक्रीज है। नंबर 4 है व्हेन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट अगेंस्ट, वहां फेवर था, या अगेंस्ट हो जाता है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। 5th व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज एक्सपेक्टेड टू राइज, जब आपको लगता है कि मार्केट में नियर फ्यूचर इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप उसको अभी पोस्टपोन कर देंगे, फिर कल लेंगे, ठीक। और वहां ऑपोजिट था, नियर फ्यूचर आपको लगता है अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इंक्रीज इन डिमांड या फिर मैं बोलूं फॉरवर्ड शिफ्ट के कारण, और डिक्रीज इन डिमांड मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होने के रीजन थे। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अब बॉक्स पे आते हैं, जस्ट डोंट ओवरलुक, इस चीज को ओवरलुक ना करें। दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी ओनली कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस के कारण डिमांड बढ़ता घटता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन बोला जाता है। डिमांड इंक्रीजेस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन वाइल डिक्रीज कॉजेज एक्सटेंशन। अगर प्राइस आपका कम होता है तो वो एक्सटेंशन होता है का कॉज होता है, प्राइस बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन का कॉज होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड ऑकर, बट डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है अदर देन ऑन प्राइस of the commodity. When price of commodity changes, demand curve does not shift. प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड बदलेगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा। बट जब डिमांड फैक्टर अदर देन प्राइस के कारण चेंज होगा तो डिमांड कर्व फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ अपने पास डिफरेंस आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं। फर्स्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर टू all such situations when change in demand is related to change in on price of commodity. ये प्राइस के कारण होगा और यहाँ पे फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी होगा। सेकंड, अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, या अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट रहेगा। थर्ड है डायग्रामेटिकली इट शोज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व से इसको बताते हैं, और शिफ्ट में यहां डायग्रामेटिकली इट इज शोन एज द फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये आपके पास मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व के डिफरेंस है। जो भी फर्क था आप स्क्रीन को पॉज करके अपने नोट्स यहां से ले सकते हैं, और एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड में भी आप यहां फर्क देख लें। देखो एक्सटेंशन में क्या होता है, extension of demand refer to increase in quantity demanded due to decrease in on price। तो extension कब होगा, जब प्राइस कमोडिटी का खुद का कम हो जाएगा। अब increase in demand refer to increase in quantity even when on price of commodity constant। यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ प्राइस के कारण होगा। सेकेंड, extension of demand is studied on the assumption that अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, जो फैक्टर अदर देन प्राइस है, कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे कैसे स्टडी करेंगे, अजम्पशन दैट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है। थर्ड है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लीड टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो यहाँ डिमांड कर्व में नीचे की तरफ आप पाएंगे, और इंक्रीज इन डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट आपको बताया जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट से बताया जाएगा। तो ये एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड था। ऊपर आपने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर और शिफ्ट आपने पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बारीक पॉइंट है। नेक्स्ट अपने पास आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसको देख लेते। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, रेफर टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस इंक्रीज होने के कारण डिमांड का कम होना है। और डिक्रीज इन डिमांड में, डिक्रीज इन डिमांड रेफर टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट अदर डिटर्मिनेंट जो डिमांड के हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और यहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो डिमांड है लीड टू अपवर्ड मूवमेंट। इसमें आप डिमांड कर्व में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, शिफ्ट नहीं होगा।
जिसको कि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट बोलेंगे। और डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड लीड टू बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स याद रखने। तो अब जो हाई ऑर्डर थिंकिंग अपने पास क्वेश्चन है 2, इसको ले लेते हैं लास्ट इस वीडियो में। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन वन सेंटेंस दैट अजम्पशन ऑन विच अ डिमांड कर्व कंस्ट्रक्टेड। कौन सा अजम्पशन है, दैट ऑल द डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस, जो फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गिव वन रीजन व्हाई मोर ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी हैपन टू राइज। जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा क्यों डिमांड होती है। तो कई सारे रीजन पड़े थे। पहला, मोर ऑफ कमोडिटी मे बी डिमांडेड इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी हैपन टू राइज ड्यू टू द फियर दैट कंसर्न्ड कमोडिटी which happen to be necessary or life may not be easily available in near future। तो आपको कोई भी एक रीजन देना था तो हमने नियर फ्यूचर दे दिया। आप दे सकते थे क्योंकि मार्जिनल जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, कई सारे पड़े, एक रीजन आप कोई भी दे दें। जैसे एग्जाम्पल इनमें कर्फ्यू है, आपको पता है कर्फ्यू है, जैसे लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो लॉकडाउन की वजह से लोगों ने काफी दिन पहले ही राशन पानी की एक्स्ट्रा डिमांड करना चालू कर दी थी। तो these are two high order thinking question. This is enough for this video. Hope you are enjoying. Kindly subscribe my YouTube channel, promote it, share it with your friends and relative.